नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ की कटाई का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में पेड़ काटे जाने पर रोक लगा दिया है और इसकी आगे की सुनवाई 21 अक्टूबर की तारीख को तय की गई है। यानी कि 21 अक्टूबर को आगे कार्रवाई इस पर सुनवाई होगी। एक तरफ 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र में विधानसभा के लिए मतदान होगा, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आरे कॉलोनी में पेड़ की कटाई के मुद्दे पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन इस आरे कॉलोनी के मामले में महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। इस मसले ने एक और विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया, तो दूसरी ओर भाजपा शिवसेना के बीच गठबंधन की हकीकत को उजागर कर दिया है। आरे कॉलोनी में पेड़ की कटाई को लेकर होने वाले प्रदर्शनों को कांग्रेस और एनसीपी भुनाने की कोशिश कर रही है। इन्हें बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है जिसका इस्तेमाल करने की कोशिश पूरा विपक्ष कर रहा है। लेकिन विपक्ष के साथ साथ इस मुद्दे ने भाजपा और शिवसेना के गठबंधन की पोल भी खोल दी। इस गठबंधन की हकीकत सामने आ गई है। इसने यह स्पष्ट कर दिया कि भाजपा और शिवसेना भले ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव गठबंधन करके लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दोनों के बीच सीटों के बंटवारे के साथ साथ दिल का बंटवारा भी हो गया है और आरे कॉलोनी के मुद्दे ने इसे पूरी तरह से साफ कर दिया है। जिस तरह शिवसेना ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है और विपक्ष की तरह का बयान दे दिया है, उससे यही लगता है कि दोनों में गठबंधन तो हुआ, लेकिन आपसी तानातानी अभी भी जारी है। चुनावी मैदान में आने वाले ठाकरे परिवार के पहले सदस्य आदित्य ठाकरे ने कह दिया कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो आरे कॉलोनी को फॉरेस्ट लैंड घोषित कर देंगे। यानी अगर इसे फॉरेस्ट लैंड घोषित कर दिया गया तो यहाँ पर पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी। मतलब साफ है कि चुनाव और सरकार दोनों में भाजपा की सहयोगी पार्टी अपने को सरकार का हिस्सा नहीं मानती। उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार भाजपा की है, वो मजबूरी में केवल सहयोग कर रहे हैं। यानी सरकार के द्वारा लिए जाने वाले फैसलों में शिवसेना की कोई भूमिका नहीं है। शिवसेना इसमें इंटरफेयर नहीं कर रही है, उनकी कोई औकात नहीं है सरकार में। आदित्य ठाकरे के बयान से शिवसेना की राजनीति की एक दूसरी मंशा भी सामने आती है, जाहिर होती है। यानी शिवसेना अकेले सरकार बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वह कभी भी भाजपा का साथ छोड़ सकता है। और आदित्य ठाकरे का बयान ऐसे समय में आया है जबकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने में मात्र 13 दिन बचे हुए हैं। इस बीच आदित्य ठाकरे ने ऐसी बातें बोली है तो इसका बड़ा राजनीतिक मायने भी हो सकता है। यानी शिवसेना यह नहीं चाहती है कि उसकी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा का समर्थन करें। मतलब साफ है कि शिवसेना भाजपा को हराना चाहती है। उद्धव और आदित्य ठाकरे यह नहीं चाहते हैं कि गठबंधन की बड़ी सहयोगी को ज़्यादा सीटें मिलें। यह हालांकि ठाकरे परिवार ने सीट बंटवारे में भाजपा की बात मान ली और 124 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसने इसका दूसरे तरह से बदला लेने की सोच ली है और इसी रणनीति पर शिवसेना काम कर रही है। अगर चुनाव के 13 दिन पहले ठाकरे परिवार के कोई अहम सदस्य जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा बयान देते हैं कि हमारी सरकार यानी शिवसेना की सरकार बनती है तो भाजपा के फैसलों को पलट देगी, तो इसका मतलब है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना चाहती है। और यह संदेश है कि भाजपा के साथ गठबंधन तो हो गया, लेकिन उसका सहयोग मत करना। यानी जिन सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ शिव सैनिक ज़्यादा उत्साह न दिखाएं। हो सकता है कि शिवसेना प्रमुख ने अपनी नज़दीकी लोगों के साथ कुछ डिस्कस किया होगा और उन्हें इस काम पर लगा दिया होगा कि भाजपा को वोट देने से रोक दिया जाए। अपने कार्यकर्ताओं को ये कन्विंस करें कि भाजपा को वो वोट न दें। अब समझने वाली बात यह है कि शिवसेना आखिर ऐसा कर क्यों रही है। आखिर भाजपा के साथ गठबंधन करने के बावजूद उद्धव ठाकरे भाजपा की ही कब्र खोदने की कोशिश में क्यों लग गए हैं। इसके पीछे का कारण जानने के लिए शिवसेना की राजनीति को थोड़ा गहराई से देखने की जरूरत है। दरअसल
साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा ने शिवसेना के साथ कठोर नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया। पिछली विधानसभा चुनाव में शिवसेना को यह बात पची नहीं और उसने भाजपा के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। लेकिन अकेले चुनाव लड़ने के बावजूद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और शिवसेना को पीछे की सीट पर बैठना पड़ गया। हालांकि कई दिनों तक इसके लिए बातचीत चली और बातचीत के बाद उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ सरकार में शामिल होने की बात मान ली। उनकी ये मजबूरी थी। भाजपा को समर्थन देना शिवसेना की एक बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे को यह पता चल गया था कि अगर सरकार में शामिल होने से मना कर देते हैं तो इसकी संभावना बहुत अधिक है कि उनकी पार्टी ही टूट जाएगी और फिर भाजपा को शिवसेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके टूटे हुए धड़े के साथ वो अलग हुए लोगों के साथ, बागी लोगों के साथ वो सरकार बना लेगी। जमीनी स्तर की इस हकीकत को जानकर उद्धव ठाकरे ने भाजपा के साथ सरकार बनाना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके अंदर जल रही आग ठंडी नहीं हो पड़ी। पिछले 5 सालों तक उद्धव ठाकरे ऐसा व्यवहार करते रहे, ऐसे बयान देते रहे जैसा कोई विपक्ष में बैठी हुई पार्टी करता है। वह सरकार में रहकर भी सरकार के फैसलों की आलोचना करते रहे। शायद उद्धव ठाकरे लोगों को यह बताने की कोशिश करते रहे कि वह सरकार में शामिल तो है, लेकिन सरकार के फैसलों में उनकी भूमिका नहीं है। ऐसा करते हुए उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ किसी तरह की जन भावना से बचने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब फिर लोकसभा चुनाव आया तो उनकी वही मजबूरी फिर से सामने आ गई। उन्होंने किसी न किसी तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा का सहयोग करना, जो उनकी मजबूरी है, वो जारी रखा। स्थितियां भी भाजपा के अनुकूल ही थी और भाजपा शिवसेना गठबंधन को इसका फायदा भी मिला। लेकिन इस फायदे के बावजूद उद्धव ठाकरे खुश नहीं हुए। उनके अंदर एक आग जल रही थी और वो किसी भी तरह से राज्य में भाजपा को बड़े भाई की भूमिका निभाने देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उनके पास भाजपा के साथ गठबंधन करने के अलावा कोई दूसरा चारा है नहीं, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी है। वो कोई न कोई रणनीति बनाते रहते हैं। अब फिर से विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सीटों की बंटवारे के समय में दोनों पार्टियों के बीच काफ़ी गहमागहमी रही। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में उन्हें कम से कम 144 सीट चाहिए था, यानी आधा सीट चाहिए थी कम, ताकि वो सरकार बनाने की स्थिति में बाद में पहुंच सके। लेकिन भाजपा फिर तैयार नहीं हुई और अंत में उन्हें 124 सीटों पर चुनाव लड़ना स्वीकार करना पड़ा। लेकिन शिवसेना को यह बात पच नहीं रहा था। उसने एक दूसरी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। उनकी पहली रणनीति तो यह है कि किसी भी तरह भाजपा को इस चुनाव में उनसे कम सीट मिले, यानी शिवसेना को ज़्यादा सीटें मिले, क्योंकि सीटों के बंटवारे के समय ही दोनों पार्टियों ने इसके ऊपर काफ़ी चर्चा की थी और जोर डाला था कि जिसकी सीट ज़्यादा होगी उसी को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। इसलिए भाजपा ने जहां देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया, वहीं शिवसेना आदित्य ठाकरे को सीएम का उम्मीदवार बताते रहे और उन्होंने पहली बार ठाकरे परिवार की परंपराओं को तोड़कर तीसरी पीढ़ी के ठाकरे को चुनाव मैदान में ला दिया। इसी रणनीति के तहत आदित्य ठाकरे ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे शिव सैनिक भाजपा की मदद न करें। इसके अलावा शिवसेना को लगता है कि उसे कांग्रेस एनसीपी से खतरा नहीं है, बल्कि अब असली खतरा भाजपा से हो गया है। उसे किसी तरह भाजपा को कमजोर करना है ताकि एक बार फिर से भाजपा उसे गठबंधन की बड़ी पार्टी मानने को मजबूर हो जाए। इसके लिए उद्धव ठाकरे भाजपा को कमजोर करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे अभी युवा हैं। उनका राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा है। उन्हें लगता है कि अगर भाजपा सत्ता में रहेगी या ज़्यादा सीटें लाती रहेगी तो उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता है, कभी पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए वे कांग्रेस एनसीपी को बैकडोर से सपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि एक बार भाजपा हार जाए और फिर शिवसेना पहले वाली भूमिका में आ जाए, जिससे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्हें एक बड़ा मौका मिल सके, उनका सपना साकार हो सके। हालांकि शिवसेना की यह रणनीति कितना कामयाब हो पाती है यह तो 24 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन वर्तमान राजनीतिक हालात ऐसा लगता है कि जैसे शिवसेना की रणनीति कामयाब नहीं होगी,
क्योंकि महाराष्ट्र में विपक्ष कमज़ोर नज़र आ रहा है और स्थितियां भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रही है। शरद पवार फंसे हुए हैं, एनसीपी में भी बीच बीच में विरोध हो रहा है और कई एनसीपी के नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, टिकट बंटवारों में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लगता नहीं है कि बीजेपी को इन लोगों से बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन शिवसेना की जो रणनीति है उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि दोनों के बीच गठबंधन तो हुआ है लेकिन अभी भी दिल नहीं मिले हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन टू पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और हमें सहयोग देते रहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।